और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा में बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा, इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से वो चार चौपाई ही पढ़ के सुना दें तो भी हम लोग मान लें, तो उस पूरे पार्टी में वही दो चार लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं, इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए। तो सातों दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है, आने वाले नीतीश कुमार नहीं है। कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है सीएम बने हुए हैं, जब सीएम से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस सीएम बन जाइए, क्योंकि अब तो सीएम बन नहीं सकते, उम्र हो गई। देखिए, मैंने जो निश्चित है उसकी घोषणा जब मैंने पहली बार पदयात्रा की घोषणा की थी उसी दिन बता दिया था। निश्चित ये है कि मैं पूरे बिहार की पदयात्रा करूंगा। करने में 1.5 साल का समय लगेगा और इस पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलकर जो एक व्यवस्था बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों की क्या सहमति बनती है, वो सब लोग एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जन सुराज ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का भी अभियान नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था अगर बने तो वो बिहार के लोगों के सहभागिता से उनके द्वारा बनाई जाए। प्रशांत किशोर दल बनाएं और लोग उसमें जुड़े, ये नहीं, लोग ही मिलकर बनाएं। जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। मेरे रहते नहीं लागू हुई थी, मेरे जाने के बाद लागू हुई। अब आप शराबबंदी को किस तरह से देखते हैं? मैं शराबबंदी के बिल्कुल विरोध में हूँ, पहले दिन से हूँ। और मैं कोई इसलिए नहीं कहता हूँ कि लागू नहीं, मैं इसको पहले दिन से विरोध इसका कर रहा हूँ 2 वजह से। एक, कि दुनिया में कहीं पर भी किसी देश, भारत के भी किसी राज्य में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अगर होता तो निश्चित तौर पर आप उसको ट्राई कर सकते थे। दूसरी बात कि देश में सबसे बड़ा नाम सामाजिक राजनीतिक तौर पे विचारधारा के आधार पे हम लोग गांधी को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं। तो कई जगहों पर इसकी सैंक्टिटी के लिए नीतीश जी ने कहा कि गांधी जी ऐसा चाहते थे या गांधी जी ने ऐसा कहा। मैं रोज मन से इसकी चुनौती देता हूँ, आपको भी, आपके सामने भी कह देता हूँ कि गांधी जी को जितना मैंने पढ़ा, समझा, देखा और इस विषय पर भी बहुत जानने समझने का प्रयास किया कि गांधी जी का शराबबंदी को लेकर क्या मत था। और आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ये दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहा हो कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ना ये कहा, ना उन्होंने कहीं ये लिखा। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, समाज को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए कि शराब की खपत कम हो, लोग शराब न पिएं। लेकिन ये ऐसा ही हो गया कि गांधी जी ने कहा कि वेजिटेरियन होना अच्छी बात है और उसके बदले में सरकार कानून बना दे कि कोई नॉनवेज खाएगा ही नहीं। तो नीतीश कुमार यही है। अब जब आप आधा सुधा ज्ञान आपको होता है तो यही होता है, आपने पूरा पढ़ा नहीं, पूरा देखा नहीं और गांधी को आधार बनाकर इसको लागू कर रहे हैं। बिहार में इसका इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू तो है नहीं, घर घर डिलीवरी हो रही है। बिहार सरकार का आज के तारीख में आर्थिक अवलोकन यह है कि करीब करीब शराबबंदी की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये 20,000 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा शराब के गलत धंधे में लगे हुए माफिया के पास, भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के पास। और शराब के बंद होने के फायदे तो आपको 2-4 जो हैं सामाजिक वो भी नहीं मिले, क्योंकि बंद है ही नहीं। और आर्थिक नुकसान अलग हो गया।
पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई सो अलग, और समाज के एक बड़े वर्ग को आपने शराब के गलत धंधे से जोड़ दिया। युवाओं में शराब मिले न मिले तो अलग अलग तरीके के नशे का प्रयोग बिहार में बढ़ गया। और इस पूरी चीज को नीतीश जी ने किया, शुरुआत करी 16 में। उनको देखना चाहिए था, कोई आप नीति लागू करते हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन नेता बेहतर वही है जो उस चीज के अनुभव को देखे और उसके आधार पर आगे निर्णय ले। लेकिन उन्होंने अब इसको जिद बना लिया है। अब उनकी जिद की लिमिट ये हो, जिद की हालत ये है कि अब तो इन सब से ऊपर लोग शराब पीकर बड़ी संख्या में मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, फिर भी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। संज्ञान लेना तो छोड़ दीजिए, उस पर हंस रहे हैं। पॉकेट में हाथ डालकर नीतीश कुमार का ये कहना कि जो पिएगा वो मरेगा, वो सरकार के मुखिया होने के नाते किसी भी तरीके से सही बयान नहीं है। अगर लोग अपने गलती से भी उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो सरकार के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए, न कि हंसकर ये कहना चाहिए कि जो पिएगा वो मरेगा। तो मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। ना आरजेडी ना बीजेपी। बीजेपी वाले जब सरकार में थे तो शराबबंदी में डर के मारे नहीं बोलते थे। तेजस्वी यादव अभी गाली दे रहे थे और अभी इसके समर्थन में है, महिला वोट के डर से। मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ, बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। एक दिन में शराबबंदी हटाई जानी चाहिए, वोट मिले या ना मिले। सर 2025 में जन स्वराज तीसरा विकल्प होगा? पहले जन स्वराज तो आज पार्टी है नहीं, विकल्प होगा कि नहीं होगा ये तो आपको 2023 में बिहार की जनता, जब मैं ये पदयात्रा खत्म करूंगा, ये अभियान पूरा होगा, तभी पता चलेगा। अगर सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनेगा तो विकल्प बने न बने वो कंटेंडर तो जरूर होगा। और अगर जनता का आशीर्वाद उसको मिलेगा, लोग उस व्यवस्था को बनाएंगे तो विकल्प भी बन जाएगा। अभी जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है, एक दूसरे पे अभी आप उपेंद्र कुशवाहा का अभी वर्तमान राजनीतिक हालात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान राजनीतिक हालात पर अभी जो हो रहा है इसकी वजह से नहीं कहेंगे। जिस दिन ये महागठबंधन बना था तो बड़ी संख्या में पत्रकार मेरे पास पटना में उस दिन आए थे मेरी टिप्पणी लेने के लिए। मैंने उस दिन 2 बातें कही थी। एक कि ये व्यवस्था बिहार स्पेसिफिक व्यवस्था है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बिहार के पत्रकारों को ऐसा या कुछ वर्गों को भी लगने लगा था कि कोई देश में महागठबंधन बन जाएगा, नीतीश कुमार की उसमें कोई भूमिका हो जाएगी। आप मेरे बयान उठाकर देख ले, मैंने 50 जगह ये कहा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में देखकर नहीं बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो शामिल नहीं है। ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए की है। दूसरी बात मैंने और एक कही थी कि आने वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। अब कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक और हैं और बीजेपी एक और है और कुछ लोग छूटे फूटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा, और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है, और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 7 दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो वो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार ने ये महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह। एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी तो इनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके
महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीश थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना। हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो, तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा, ये बढ़िया सरकार चलने लगी। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम हो गया है। अरे भाई, नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं। मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है तो सीएम बने हुए हैं, जब सीएम से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस सीएम बन जाइए, क्योंकि अब तो सीएम बन नहीं सकते, उम्र हो गई। लेकिन कम से कम लोग याद तो करें कि भाई इससे बढ़िया कुछ भी कहिए, इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। क्योंकि यही नैरेटिव करके तो 17 साल उन्होंने चलाया है। जो लोग नीतीश कुमार के आज वोटर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई कितनों खराब है नीतीश कुमार, लालू से तो अच्छा है, लालू राज से तो अच्छा है। यही बात वो चाहते हैं कि उनके हटने के बाद भी रहे कि भाई कितना भी नीतीश कुमार खराब थे, इससे तो अच्छा है। उनकी बन गई बात। और आपको, हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार कोई नया उनको प्रेम हो गया है तेजस्वी यादव से। ये दोनों बैठ के बात नहीं कर सकते हैं भाई, 5 मिनट नहीं बात कर सकते। हम आपको बता रहे हैं 5 मिनट दोनों कार्यक्रमों को छोड़ दीजिए, राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ दे, तो घर पर बैठ के किसी विषय पर ये 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं आपस में। बिहार की व्यवस्था को बदलने को लेकर के आपकी क्या परिकल्पना है? मेरी परिकल्पना ये है कि बिहार की व्यवस्था जो पिछले 60-65 सालों से दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रही है, इसको अगर सुधारना है तो बिहार की समाज के लोगों को, बिहार के लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार किसी एक दल, किसी एक व्यक्तिगत नेता की जागीर नहीं है। अगर लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं तो लोगों की भी उसमें भूमिका है, उनकी भी जिम्मेवारी है। हम लोग 5 बरस बैठकर अपनी समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन जाति धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर की तरह वोट देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो मेरी परिकल्पना ये है कि लोग मिलकर इसका निराकरण करें, क्योंकि उन्हीं के पास ये क्षमता है, काबिलियत है, और वही काम करने की दिशा में मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं रोज मंच से भी कहता हूँ, मैं कोई जन सुराज का नेता नहीं हूँ, मैं इसका सूत्रधार हूँ। मेरी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनेगा। कोई कुम्हार अगर घड़ा मिट्टी ना हो, चाक ना हो, तो कोई कुम्हार घड़ा बना सकता है? वो बिहार की जनता है जो मिट्टी और चाक है। हमारा काम है थोड़ा सा सहारा देना ताकि वो अच्छी मिट्टी से घड़ा बन जाए। मैं इसका सूत्रधार हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ कि इसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाया और चलाया जाए, इस बात का गारंटर हूँ कि कोई इसको हाईजैक न करे। नेता कौन होगा वो तो जब सब लोग मिलकर दल बनाएंगे तो सब लोग मिलकर चुनेगा कि नेता कौन होगा। आप पॉलिटिकल भविष्यवाणी बहुत अच्छी करते हैं। जैसा अभी हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, तो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। देखिए, 24 को मैं भविष्यवाणी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो टीवी पर बैठकर इस तरह के अनुमान लगाते हैं। मैं बात वही बोलता हूँ जो मैं समझता हूँ कि जिसके बारे में मेरी समझ है। बंगाल के बारे में मैंने इसलिए कहा था कि 2 बरस बंगाल के गांव बूथ शहर मैंने 2 बरस अपने लगाए थे। टीवी पर बैठकर राजनीतिक पंडित बनना और कई तरह के बड़े बड़े दावे करना और चुनाव के दिन फिर गलत साबित होना, वो मेरा स्वभाव नहीं है।
आप बिहार के पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 2016 में मैं यहाँ से छोड़कर गया था, 16 से लेकर 21 तक जब मैं वापस आया, मैंने बिहार के विषयों पर, बिहार की राजनीति पर कोई टीका टिप्पणी कभी नहीं की है। अच्छा है तब भी, खराब है तब भी नहीं, मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। उस बुरे दौर में मैंने देश के बहुत बड़े मुद्दों पर, बड़े राजनीति के इश्यूं पर, लोग हमको बड़े बड़े पत्रकार बुलाते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, लाखों लोग उसको देखता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मैं वो काम करता था। अब मैंने वो काम छोड़ दिया और मैं मई 2021 से पूरी तरीके से बिहार में ही रहता हूँ, यहीं पर जो करना है वो करता हूँ। देश में क्या हो रहा है मुझे उतनी ही जानकारी है जितनी आपको जानकारी होगी। बिहार के बारे में मैं दावा कर सकता हूँ कि भाई बिहार में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं शौच के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं स्कीम्स के बारे में बात कर सकता हूँ, यहाँ होने वाले करप्शन के बारे में बात कर सकता हूँ। जो अच्छा है वो भी बता रहा हूँ, जो खराब है वो भी बता रहा हूँ। मेरा अपना स्वभाव है, जिस काम को मैं लेता हूँ मैं उसी पर बोलता हूँ। जिस चीज़ की समझ नहीं है उस पर बोलना, बड़बोलापन दिखाना, ये बहुत समझदारी की बात मेरी समझ से नहीं है। मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं ने ये नहीं सिखाया है। उन्होंने ये सिखाया कि जिस काम को आप जानते हैं उस पर बोलिए, और जो नहीं आता है उसको बोल दीजिए कि भाई आपको इसकी जानकारी नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति की जो आज स्थिति है, मेरी उसकी कोई फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। जो टीवी मीडिया पर देखते लोग हैं, तो टीवी हमारे पास है नहीं देखने सुनने को। पेपर में मैं कभी जीवन में पढ़ता नहीं हूँ, आज भी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक थोड़ी बहुत जानकारी है कि भाई राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, बीजेपी का अपना कैंपेन चल रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन इसके आधार पर कोई भविष्यवाणी करना, जो लोग भी कर रहे हैं वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता होता है भाई कि अपने नाक के नीचे उनके शहर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि 130 करोड़ लोग क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल गलत है। और हम इस साइंस को भी समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स और डेटा खूब समझते हैं। इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है जितना लोग दिखाते हैं। टीवी पर बैठकर किसी आंकड़ों को लेकर चर्चा करते रहिए, उससे आपको पता नहीं होता। इतनी बड़ी सरकार है, दिल्ली में उनके नाक के नीचे एक छोटा सा शहर, उसका लोग प्रेडिक्शन नहीं कर पाए। अभी बगल में हिमाचल में इलेक्शन हुआ, 10 लाख 15 लाख इलेक्टोरेट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो इतना आसान थोड़ी है कि आप 130 करोड़, ये तो पंडितों का काम है, अपना बैठ कर अपनी उनकी दुकान चल रही है, उनका दुकान चल रही है, उनका काम भी है भाई टीवी पर बैठ कर उनको डिबेट करना है, तो उनको बताना है कि हवा इधर बह रही है, हवा उधर बह रही है। हमारी वो ना क्षमता है, ना विद्वता है, ना मेरी उसमें कोई सोच है। मैं जब बोलूंगा कि 100 सीट आएगा तो 99 नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन मैं बोलता ही बहुत तब हूं जब मेरी समझ है कि नहीं इतना ही आएगा। आपने देखा बंगाल में मैंने ये कहा, और 4 महीने पहले कहा, लिख कर ट्वीट किया, और जब पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि भाजपा जीत रही, तो मैंने कहा कि जीतना तो छोड़ दीजिए, 100 से कम सीट आएगी भाजपा की, और आया 77। इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई दूरदर्शिता है या हमारे पास कोई विशेष ज्ञान है, इसलिए कि मैंने बंगाल में 2 वर्ष काम किया है, देखा है, समझा है, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करी है। एक बड़ा सवाल है कि लोग जो कि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि आप राजनीतिक रणनीतिकार होते हुए नीतीश कुमार के साथ हैं, और उनके साथ रह के बहुत बड़ा जो है कि धन अर्जित कर रहे हैं, और जो है कि अब तीसरा मोर्चा खोलने के लिए जो है कि आप पद यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग, मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है कि वो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज़ को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा, मैंने वो काम छोड़ दिया 2 मई 2021 को, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज़्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज़ को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया हो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहाँ तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर
कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा, इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन स्वराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता हूँ। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? सर, जन स्वराज में युवाओं के लिए क्या खास है? जन स्वराज में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग कोई योजना नहीं है। जन स्वराज में बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खास है जो बिहार की इस व्यवस्था से परेशान है और बिहार को बदलने के लिए अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी चाहता है, अपना कद्दा लगाना चाहता है। उसको क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर ये अवसर है कि इसमें जुड़े और अपने लिए वो काम करे। एक सवाल और सर, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को आप कैसे लेते? चंद्रशेखर जी की मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वो आरजेडी में हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ। पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और रामचरितमानस में या धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, गीता में क्या लिखा हुआ है, मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि हिंदू ग्रंथों में जो हम लोग बाहर से देखते समझते हैं, ये हिंदू धर्म की खूबी है कि हर ग्रंथ के अलग अलग भाष्य लिखे गए हैं। एक गीता पर 50 भाष्य लिखे गए हैं। हर आदमी जो भाष्य लिखता है वो उसी गीता को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसको ये स्वतंत्रता है, सामाजिक और रिलीजन के हिसाब से भी, धार्मिक भी। तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई विवाद का विषय होना नहीं चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है। ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, चूंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है। तो उन्होंने पढ़कर, अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं। इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए। वो कौन सी परिस्थितियां रही जिन्होंने से एक सफल चुनावी रणनीतिकार को जन स्वराज पदयात्री बना दिया? नहीं, कोई परिस्थिति नहीं है भाई। जीवन में मैंने 10 साल वो काम किया। 10 साल मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, फिर तय किया कि नहीं ये नहीं करना है, कुछ दूसरा करना है। तो फिर 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं। 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, जिस दिन जीते और समाज और देश की नज़र में, दुनिया की नज़र में जब उस विधा में शिखर पर थे, उस दिन मैंने ये घोषणा की कि अब ये काम आगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई घर बैठ गए थे, हमको काम नहीं मिल रहा है तब छोड़ा। तब छोड़ा जब उस विधा में शिखर पर थे। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक दिन वो
कौन सी परिस्थितियां रही जिन्होंने से एक सफल चुनावी रणनीतिकार को जन स्वराज पदयात्री बना दिया? नहीं, कोई परिस्थिति नहीं है भाई। जीवन में मैंने 10 साल वो काम किया। 10 साल मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, फिर तय किया कि नहीं, ये नहीं करना है, कुछ दूसरा करना है। तो फिर 10 साल मैंने जो काम किया, जिसको आप राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं। 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, जिस दिन जीते और समाज और देश की नज़र में, दुनिया की नज़र में जब उस विधा में शिखर पर थे, उस दिन मैंने ये घोषणा की कि अब ये काम आगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई घर बैठ गए थे, हमको काम नहीं मिल रहा है तब छोड़ा। तब छोड़ा जब उस विधा में शिखर पर थे। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक दिन होता है कि आप आगे नहीं खेलना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कब छोड़ते हैं। उसको छोड़ा, उसके बाद अगले दिन बिहार नहीं चले आए। 2 मई 2021 को इसको छोड़ा और 1 साल तक घर पर बैठे देश की सारी स्थितियां, परिस्थितियां, जो दल हैं, विकल्प हैं, सबको देखा, समझा, बात किया। सबको देखने, जांचने, परखने, विकल्पों को समझने के बाद ये लगा कि नहीं, अगर मुझे कोई भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है तो ये समय है कि मैं वापस जाऊं और बिहार के अपने जमीन पर अपने लोगों के बीच में जाकर उनकी बेहतरी के लिए कुछ प्रयास करूं, जो विशुद्ध राजनीति और चुनाव के लड़ने की व्यवस्था से कहीं बढ़कर हो। और वही प्रयास आकर कर रहा हूं। और जब से मैं आया हूं, बहुत लोगों ने कहा कि अरे ये तो रणनीतिकार हैं, तो बिजनेसमैन हैं, ये तो कितना दिन रहेंगे बिहार में, इनको क्या पता है। हम 2 मई को आए हैं और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप मेरे कथनी पर नहीं, मेरे करनी पर जाइए। स्वाभाविक है कि हम 10 बरस से जो काम करते थे, आप उसी तरीके से हमको देखिएगा, आपका कोई दोष भी नहीं है। लेकिन मैं जो अभी कर रहा हूं, इसको आप कैसे झुठला सकते हैं? अगर मैं रोज गांव में ही रहता हूं तो आप कैसे कह दीजिएगा कि प्रशांत किशोर बिहार में नहीं रहते हैं? अगर मैं ईमानदारी से कोई काम करूंगा तो उसको कितने दिन आप झूठ कहिएगा? सत्य की अपनी ताकत है और अगर समाज को समझने में समय लगता है तो लगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल समाज को मानना ही पड़ेगा। अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो समाज को मानना पड़ेगा कि सही कर रहे हैं। कहीं आपने सोचा कि दूसरों के लिए जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं